मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ठोस के बारे में बताया है, पढ़ाया है, समझाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में द्रव के बारे में पढ़ेंगे और द्रव के जो विभिन्न गुण होते हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ भी अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि ठोस, द्रव और गैस को परिभाषित करने के लिए आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में वो लॉजिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। तो आज इस वीडियो में केवल हम लोग उस लॉजिक के आधार पर द्रव को परिभाषित करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है कि द्रव का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। मेरी बात आई समझ में? यहां पर हमने आपको एक लॉजिक लिखा है और इस लॉजिक के बारे में हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बहुत ही गहराई में आपको समझाया है, बताया है। यदि आपको यह जानना है कि द्रव का आकार क्यों अनिश्चित होता है, द्रव का आयतन क्यों निश्चित होता है, तो बेटा इसको जानने के लिए आप लोग इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम यहां पर समय को अधिक न लगाते हुए यहां पर हम लोग इस लॉजिक के आधार पर द्रव को डिफाइन करेंगे। तो द्रव को परिभाषित करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, लिखेंगे द्रव की वह अवस्था, या ऐसे मान ले पदार्थ की वह अवस्था या द्रव की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें या जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। मेरी बात आई समझ में? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें या जिसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? द्रव्य। मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को हम लोग यहां पर लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर डालेंगे हेडिंग द्रव। और हम लोग जानते हैं कि द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड LIQUID कहते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग जो है इस लॉजिक के आधार पर हम लोग बहुत ही आराम से द्रव को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। आइए लिखा जाए। लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। क्या मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया द्रव का। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि द्रव के विभिन्न गुणधर्म, द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं, उन्हें हम यहां पर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लगाइए द्रव के विभिन्न गुणधर्म। ठीक है, चलिए। चलो हो गया बेटा, मिटा दें। चलो ओके। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे द्रव के विभिन्न गुणधर्म। द्रव के विभिन्न गुणधर्म। द्रव के विभिन्न गुणधर्म हम लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से पढ़ेंगे। द्रव के विभिन्न गुणधर्म। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला गुणधर्म है नंबर 1, द्रव में अणुओं की व्यवस्था। द्रव में अणुओं की व्यवस्था। द्रव में अणुओं की व्यवस्था। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में चाहे तो लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। अरेंजमेंट ARRANGE, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स MOLECU, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड LIQID। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज हम लोग यहां भी उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ठोस है। ओके, जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं, वह एक दूसरे से चिपके होते हैं। जरा ध्यान देंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके लगे होते हैं। देख लीजिए, ये ऐसे होते हैं। ये ठोस के क्या है, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। यहां पर जैसे आपका ये ठोस है, तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये और जो द्रव के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं, वे एक दूसरे से कुछ माने उनके मतलब द्रव के अणुओं के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। देखिए यार, ये द्रव के अणु हैं, द्रव के कण हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि द्रव के कणों के बीच में ये देखिए कुछ खाली स्थान है। इस खाली स्थान को कहा जाता है अंतरा आणविक दूरी या अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक स्पेस। ये देखिए, ये देखिए आप। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं, उनके माने गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्थान होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग द्रव की तुलना ठोस से करेंगे। हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो द्रव के कण हैं, देखिए ये कण, ये प्रत्येक कणों के बीच में देखिए कोई मतलब कोई खाली स्थान नहीं होता है। आपके सामने है, देख लीजिए। यहां पर ये बिल्कुल ये आपस में सटे हैं, ये आपस में सटे हैं, ये आपस में, ये आपस में, ये मतलब सभी कण, ठोस के सभी कण आपस में चिपके होते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल
बहुत ही प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ठोस के कण आपस में चिपके होते हैं और ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है। बात करेंगे द्रव की। द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है, आप देख सकते हैं। इसीलिए द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जब द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान है और जब द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वह कम है, तो जब कम है तो इसी कारण, इसी वजह से द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कणों के बीच में, जब इन द्रव के कणों के बीच में अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल बहुत कम आरोपित कर रहे हैं एक दूसरे पर, जब द्रव के कण आकर्षण बल एक दूसरे पर बहुत कम आरोपित कर रहे हैं, तो द्रव के कण आपस में स्वतंत्र होकर के गति करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है। और ये गति करते करते काम क्या करते हैं कि एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। जब गति करते हैं तो इनमें द्रव के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। अरे भाई, जब द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण द्रव के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं। ओके, यही कारण है कि द्रव में बहाव होता है। जब द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तो गति करते करते इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो द्रव के प्रत्येक कण एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, यानी कि फिसलते रहते हैं, जिसके कारण द्रव में बहाव होता है। तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि अगर द्रव में बहाव है, अगर द्रव में बहने का गुण है, तो द्रव में बहने का गुण का यही कारण है कि द्रव के कणों के बीच में स्वतंत्र गति का होना और द्रव के कणों का अधिक गतिज ऊर्जा होना। चलिए, अभी हम गैस की बात नहीं करेंगे, केवल हमें यहां पर देखना है द्रव के बारे में। तो अब हम लोग जो है यहां पे देख सकते हैं कि द्रव के कणों के, द्रव में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वह थोड़ा सा जिक जैक होता है। देखिए ऐसे होता है, थोड़ा सा, ये नहीं है कि एक लाइन में होता है। क्यों? इसलिए कि द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वह बहुत कम होता है, जिसके कारण द्रव के प्रत्येक कण स्वतंत्र होकर के मोशन करते हैं, और जब मोशन करते हैं स्वतंत्र होकर के, तो द्रव के अणुओं में एक लाइन में कोई व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि इनकी जो है अनियमित गति होती है। कोई कण ऐसे गति करेगा, कोई कण ऐसे गति करेगा, कोई कण ऐसे। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव में जो द्रव के अणुओं की जो व्यवस्था होती है वह एक लाइन में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, अनियमित होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है। चलिए, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है और द्रव के कणों के बीच में अंतरा आणविक दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। यही रीजन है कि द्रव में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वह अनियमित एक लाइन में, एक सीधी रेखा में नहीं होती है। मेरी बात आई समझ में? इसी बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। चलिए भैया, लिखेंगे द्रव के कण द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस के कणों की
अपेक्षा कम लगता है, कम लगता है, तथा ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच अंतरा अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। क्या मेरी बात आई समझ में? हमने यहां पे लिखा है कि द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा कम लगता है, तथा ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। ठीक है ना? जिसके कारण तथा या जिसके कारण ठोस के कण स्वतंत्र होकर गति करते हैं, तथा अरे जिसके कारण ठोस के नहीं बल्कि द्रव के, ठीक है, जिसके कारण द्रव के कण स्वतंत्र होकर गति करते हैं तथा द्रव के कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। ठीक है ना? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अनियमित व्यवस्था होती है, लेकिन गैसों में बहुत ज्यादा अनियमित व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में कोई भी आकर्षण बल, कोई भी अंतरा आणविक बल काम नहीं करता है, जिसके कारण गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा अनियमित गति होता है। लेकिन द्रव के कणों के बीच में जो अनियमितता होती है वह थोड़ा ठोस के अपेक्षा ज्यादा होती है, बस यही कारण है। ठीक है ना? तो द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा कम लगता है तथा ठोस के कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। ठीक है बेटा? जिसके कारण द्रव के कण स्वतंत्र होकर गति करते हैं तथा द्रव के कणों में अनियमित व्यवस्था होती है। ये बात आपको समझ में आ गई? यही है द्रव में अणुओं की व्यवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जो इसका दूसरा गुण है कि द्रव का आकार। ठीक है, चलिए भैया मिटा दे बेटा इसको, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा मिटा दे, चलिए। अब जो इसका दूसरा गुणधर्म है वह है द्रव का आकार। दूसरा, द्रव का आकार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइज। साइज का मतलब होता है, साइज की हिंदी होती है आकार, SIZE, साइज ऑफ लिक्विड, LIQID। ओके, चलिए भाई
अब यहां पर देखिए होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि द्रव के जो अणु है वह स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं, जिसके कारण द्रव के अणु अपने स्थान को लगातार बदलते रहते हैं। इसी कारण जो है द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, मैंने आपको साथ बताया था कि अगर हम 1 लीटर वाले दूध के पॉलीथीन को लेकर के आए और उस पॉलीथीन में 1 लीटर दूध है, तो उस समय जो है वह जो दूध है उस पॉलीथीन के आकार का होता है। अगर हम उस दूध को, पॉलीथीन के दूध को ना डोलू में रख दें तो वही दूध डोलू का आकार ले लेता है। यदि हम उस पॉलीथीन के दूध को बाल्टी में रख दें तो वह बाल्टी का आकार ले लेता है। यदि हम उस पॉलीथीन के दूध को ग्लास में रख दें तो वह ग्लास का आकार ले लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका आकार बदल रहा है उसका कारण यह है कि द्रव के कण जो है स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं, जिसके कारण द्रव के कण अपने स्थान को लगातार बदलते रहते हैं। यही कारण है कि द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। लिखेंगे द्रव के कण, द्रव के कण स्वतंत्र होकर गति करते रहते हैं। ऐसा क्यों? द्रव के कण स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र पूर्वक या द्रव के कण स्वतंत्र होकर गति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव के कणों के बीच में, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा बहुत कम लगता है। इसीलिए द्रव का प्रत्येक कण फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के मोशन लगातार करता रहता है। ठीक है ना? तो जब द्रव के कण स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं तो इस कारण जो है द्रव के कण जो है अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जिसके कारण द्रव के कण अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इसी या द्रव के कण जो है अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जिससे द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है बेटा? अनिश्चित होता है। मेरी बात आए समझ में? अनिश्चित होता है। ठीक है बेटा, ये आपका। तो मैंने आपको बताया कि द्रव का प्रत्येक कण स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र होकर के लगातार गति करता रहता है, और जब स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं तो द्रव के कण अपने स्थान को लगातार बदलते रहते हैं, जिसके कारण द्रव का जो है आकार वह अनिश्चित होता है। तो द्रव को हम जिस पात्र में, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। यही इसका कारण है। ठीक है बेटा, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम अगला जो है गुणधर्म चलते हैं, पढ़ते हैं। नोट करिए। हो गया बेटवा? मिटा दे। अच्छा, अब तीसरा जो है इसका गुण है द्रव का आयतन।
द्रव का आयतन क्या होता है। चलिए, द्रव का आयतन तीसरा, इसका तीसरा गुण है द्रव का आयतन। देखिए बेटवा, हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग विज्ञान को याद नहीं करेंगे, केवल उसके लॉजिक को पढ़ेंगे और लॉजिक के अनुसार उसे हम अपने शब्दों में समझेंगे, लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम की हिंदी होती है आयतन और लिक्विड की हिंदी होती है द्रव। तो लिखेंगे वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, LIQUID। मेरे प्यारे बच्चे, होता क्या है कि द्रव के जो कण होते हैं वे द्रव के सीमा के अंदर ही गति करते रहते हैं। मतलब द्रव के सीमा को या द्रव की सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई, मान लीजिए आपका पानी है, तो पानी जो है, पानी के जो कण है वे लगातार स्वतंत्र होकर के गति तो करते रहते हैं, लेकिन गति करते करते वे द्रव की सीमा को पार नहीं कर पाते। ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है, सपोज दैट, मेरी बात ध्यान से समझेंगे और ये ध्यान देंगे, ये पानी है। अच्छा, अब ये वास्तव में क्या है, ये सीमा है। देखिए यहां से इस द्रव का क्या ये सीमा है, ये बॉर्डर है, ये ए यहां तक, ठीक है ना। तो द्रव के जो कण है इसी सीमा के अंदर ही, इसी लिमिट के अंदर ही स्वतंत्र होकर के गति करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये द्रव के कण जो है गति करते करते इधर चले जाएंगे, या गति करते करते इधर चले जाएंगे, या गति करते करते ऊपर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। द्रव के कण जरूर स्वतंत्र होकर के गति करते हैं, लेकिन वे द्रव के कण जो है उस द्रव के सीमा को, द्रव के लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं, यानी कि द्रव के सीमा के अंदर ही गति करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई कण ये चाहे कि अगर द्रव का कोई कण ये चाहे कि हम द्रव की सीमा को पार कर जाएं। मान लीजिए कि यहां पर कोई द्रव का कण है, ये चाहता है, यदि ये चाहे कि हम इस सीमा से बाहर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, तो होता क्या है कि जब कोई कण, ठीक है, द्रव की ऊपरी सतह पर आता है और ये चाहता है कि हम ऊपरी सतह पर पहुंच जाएं और वहां से फिर ऊपर चले जाएं, तो जब कोई कण द्रव की सतह पर आता है तो जैसे ही यहां पर अंदर से द्रव का कण ऊपरी सतह पर आता है, तो होता क्या है कि जो द्रव के अंदर जो द्रव के कण है, जो द्रव के कण अंदर हैं, वे सभी के सभी, मान लीजिए कि ये कण द्रव के सब अंदर है, ये द्रव के कण हैं जो कि द्रव के अंदर हैं, तो होता क्या है, ये सभी अंदर वाले द्रव के कण इस कण को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, मतलब नीचे की तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक ना, ताकि यह कण इस द्रव की गरिमा को बनाए रखे, ताकि यह कण, द्रव का कण इस सीमा से बाहर ना जाए। जैसे ही कोई कण ये चाहे कि हम द्रव की सीमा को पार कर जाएं, तो होता क्या है कि बाकी जो अंदर द्रव के कण है वे सभी के सभी अंदर वाले द्रव के कण इस कण को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, मतलब खींचने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, और कहते हैं कि बेटा तुम ऊपर न जाओ, यदि तुम ऊपर जाओगे तो हमारे द्रव की बेइज्जती हो जाएगी, हमारे द्रव की गरिमा टूट जाएगी। इसीलिए अंदर वाले द्रव के कण इस कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं, जिसके कारण, ठीक है, ये कण जो है इस
सीमा से बाहर नहीं जा पाता, और यही कारण है कि द्रव का आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसी बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो लिखेंगे बेटा, द्रव के कण, द्रव के कण द्रव के सीमा के अंदर ही, द्रव के सीमा के अंदर ही स्वतंत्र गति करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। ठीक है। यदि यदि द्रव का कोई कण द्रव की सीमा को द्रव की सीमा को तोड़ना चाहता है, तो शेष द्रव के कण उस कण को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं, जिससे द्रव का कण सीमा के अंदर ही गति करता है। इसी कारण द्रव का आयतन निश्चित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया, निश्चित होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला गुणधर्म चलते हैं। चलिए बेटा, हो गया, मिटा दें। चलिए, अब चौथा है तरलता। चौथा है तरलता, द्रव की तरलता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूडिटी या FLUIDITY, फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड, LIQUID। मैंने आपसे बताया कि द्रव में बहने का गुण होता है। जैसे आपका तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, कोई भी द्रव हो, यदि आप उसे कहीं फेंक देंगे तो वो बहने लगता है। या आप देख लीजिए, नहर में जो पानी आता है वह बहता है, मतलब द्रव हमेशा बहता है। क्यों? क्योंकि द्रव के कणों के बीच में जो अंतरा आणविक बल लगता है वह ठोस की अपेक्षा बहुत कम लगता है, जिसके कारण द्रव के कण स्वतंत्र होकर के गति करते रहते हैं। तो स्वतंत्र होकर के गति करते हैं, इसी कारण जो है द्रव की तरलता क्या होती है, मतलब द्रव में तरलता होती है, द्रव में बहने का गुण होता है। ठीक है ना, यही इसका कारण है। और द्रव की तरलता या द्रव की बहना, ये द्रव के कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल या लगने वाले अंतरा आणविक बल पर डिपेंड करता है।
अगर द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होगा, बहुत कम होगा, तो द्रव के कण क्या करेंगे कि बहेंगे। और यदि द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो द्रव में तरलता कम हो जाएगी। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब हुआ कि द्रव के जो कण होते हैं या जो द्रव होते हैं, द्रव में हमेशा बहने का गुण होता है ना, या फैलने का गुण होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि द्रव के कणों के बीच में लगने वाला ससंजक बल, देखिए अब आप कहेंगे कि सर ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल, देखिए बेटवा, एक ही पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे आपका पानी है, तो पानी तो एक ही पदार्थ है ना, और पानी के प्रत्येक कणों के बीच में ससंजक बल, या इसी को हम लोग कहेंगे अंतरा आणविक बल, या इसी को हम लोग कहेंगे आकर्षण बल, ठोस की अपेक्षा बहुत कम लगता है, जिसके कारण द्रव में तरलता होती है। ठीक है ना। फिर मैंने आपसे बताया कि द्रव में जो तरलता होती है वह द्रव के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल अथवा आकर्षण बल अथवा अंतरा आणविक बल पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर ससंजक बल बहुत कम लगेगा तो द्रव बहुत ज्यादा बहेगा। अगर ससंजक बल ज्यादा लगेगा तो द्रव कम बहेगा, अर्थात द्रव की तरलता कम होगी। ठीक है बेटा, इसी बात हम लोग यहां पर लिखेंगे। लिखेंगे बेटा, द्रव के कणों में तरलता का गुण होता है। क्योंकि द्रव के कण स्वतंत्र होकर गति करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने आपसे बताया कि द्रव की तरलता, ठीक है, द्रव के कणों के बीच, द्रव की तरलता द्रव के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल अथवा लगने वाले आकर्षण बल अथवा लगने वाले अंतरा आणविक बल पर निर्भर करता है। देखेंगे, द्रव की तरलता द्रव के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल बेटा, इसी को कहते हैं, मतलब अंतरा आणविक बल, और इसी को आकर्षण बल भी कहते हैं। तो द्रव की तरलता द्रव के कणों के बीच लगने वाले ससंजक बल अथवा अंतरा आणविक बल अथवा आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अगर ससंजक बल द्रव के कणों के बीच में अगर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा तो तरलता कम होगी, और यदि द्रव के कणों के बीच में लगने वाला ससंजक बल या अंतरा आणविक बल, ठीक है, कम होगा तो तरलता ज्यादा होगी। ससंजक बल ज्यादा होगा तो तरलता कम होगी, और ससंजक बल यदि कम होगा तो तरलता ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि ससंजक बल और तरलता में,
ठीक है ना। दोनों में व्युत्क्रम का उल्टे का संबंध है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि तरलता तरलता व्युत्क्रमानुपाते 1 ससंजक बल या अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल, यही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि तरलता जो है वह ससंजक बल, अंतरा आणविक बल और आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। अगर ससंजक बल या अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल बढ़ेगा द्रव के कणों के बीच में तो तरलता कम होगी, और यदि ससंजक बल, अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल घटेगा तो द्रव की तरलता बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि तरलता और ससंजक बल या अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल दोनों में उल्टे का संबंध होता है, रेसिप्रोकल का संबंध होता है। हम लोग कह सकते हैं कि तरलता व्युत्क्रमानुपाती ससंजक बल के या अंतरा आणविक बल के या आकर्षण बल के। मैं समझता हूं कि आपको यह द्रव के विभिन्न गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।